हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं चंदन कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल सीके स्टडी क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 2 देखेंगे, लेसन 2 देखेंगे, जिसमें दो द्वितीयता का अंत है और इस चीज़ को बारीकी से समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो चैप्टर के 3-4 पार्ट हो सकते हैं, अलग अलग पार्ट आ सकते हैं क्योंकि चैप्टर लंबा है और इसमें हर एक बारीकी से बारीकी चीज़ों को रखने का मैं कोशिश करूँगा, जैसे कि आने वाले समय में या आप एनसीईआरटी या जो भी आप मटेरियल पढ़ें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो कई बार एक बच्चों की एक शिकायत होती है कि सर आपका वीडियो लंबा होता है या अभी आपका वीडियो लंबा होता है। तो लंबा वीडियो एक बार कहना चाहता हूँ कि लंबा वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जो वीडियो होती है वो 40 से 45 मिनट की होती है ना। अगर आप उतना नहीं देख पा रहे, एक पीरियड अपना नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको छोटा सा 20 और 25 और आपको 15 मिनट, और जो कई यूट्यूबर्स आते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ मैं समझा दूंगा 5 और 10 मिनट में, तो चीज़ें तो समझा तो देते हैं लेकिन वो आपको लॉन्ग पीरियड तक आपके माइंड में सेटअप नहीं रह पाता। ठीक है, क्योंकि वो आपको कुछ लाइनें दे दी जाती है, फिर वो लाइनें आपको देखनी होती है और फिर वही माइंड में आपको बसाना पड़ता है। लेकिन मेरा ये फार्मूला नहीं है, मेरा तरीका नहीं है। मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको एक छोटी से छोटी बारीकी जो भी उस चैप्टर से रिलेटेड आपको कराया जा सके, जिससे कि आने वाले समय में जब आप खुद उस चीज़ को एनालाइज करो, पढ़ो, तो कोई प्रॉब्लम ना आए और माइंड से कभी ना जा पाए। ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट आंसर हो, किसी भी चीज़ को करने में आपको आसानी से किया जा सकता है। ठीक, तो चलिए, आई होप समझ में आ गया हो। और ऐसे कोई क्वेरी होता है, कोई डाउट्स होते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मुझे आप पूछ सकते हैं। तो चैप्टर का नाम है आपका दो द्वितीयता का अंत, और मैं चंदन कुमार। तो मैं आज इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट बना रहा हूँ और देखते हैं इसमें चैप्टर नंबर 1 का है, 2 का है, दो द्वितीयता का अंत। इससे पहले चैप्टर 1 बना चुका हूँ मैं, उसके 4 पार्ट हैं, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं कि जो शुरुआत होता है चैप्टर का सोवियत संघ के प्रमुख नेताओं और उनके कार्यकाल से। मैंने यहाँ पर शुरुआतें की हुई हैं। अगर अधिकतर आप वीडियो या एनसीईआरटी खोलेंगे तो वहाँ पर आपको बर्लिन की दीवार मिलेगी, लेकिन ये जब हम चैप्टर करेंगे तो उसमें कई ऐसे नाम आएंगे इनके नेताओं के जो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। इस वजह से मैं शुरुआती दौर में आपको एक क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि ये 4-5 यहाँ पर आपको कुछ नेताओं के नाम सोवियत संघ के दिया जाएगा और उन नेताओं के हमें पढ़ना है। ठीक, उससे पहले एक और चीज़ समझते हैं हम कि दो द्वितीयता का अंत का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये दो द्वितीयता आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो दो द्वितीयता का अर्थ का ये जो मतलब है, इसका मतलब क्या होता है। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि शीत युद्ध का दौर और गुटनिरपेक्षता आंदोलन, यानी कि जो गुटनिरपेक्षता की चुनौती बनकर आता, शीत युद्ध के लिए चुनौती बनकर आता है गुटनिरपेक्षता, उसको किस प्रकार से वैश्विक स्तर पर देखा जाता है, क्या उसकी विशेषताएं होती है, कौन कौन से देश शामिल होते हैं, उन सब चीज़ों का अध्ययन किया। जहाँ पर हमने देखा पहले चैप्टर में कि वहाँ पर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक शीत युद्ध चल रहा था, जहाँ पर एक वास्तव में कोई युद्ध नहीं हो रहा था। ठीक, लेकिन एक दौर आया 1991 में। ठीक है, वहाँ पर सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, यानी कि उस समय सोवियत संघ गिर जाता है। जब शीत युद्ध का दौर होता है 1945 से लेकर 1991 तक, तो वहाँ पर क्या होता है कि पूरे विश्व में दो महाशक्तियों का केंद्र बिंदु मौजूद होता है। एक होता है आपका अमेरिका यहाँ पर, और दूसरा होता है आपका सोवियत संघ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सोवियत संघ यहाँ क्या हो जाता है, बिखर जाता है। कब? 1991 में। तो ये 1991 में बिखरने के बाद जो पूरा विश्व होता है, वो पूरे विश्व में सिर्फ एक ही महाशक्ति रह जाता है। वो महाशक्ति कौन रह जाता है? सिर्फ यूएसए रह जाता है। ठीक है, तो यूएसए रह जाता है। इसी का एक तरह से पूरे विश्व में वर्चस्व देखने को मिलता है। इसी को एक तरह से कहीं ना कहीं एक ध्रुवीय विश्व कहा जाता है, कि पूरे विश्व में एक ही शक्ति का केंद्र बिंदु मौजूद हो। तो यहाँ पर दो द्वितीयता का अंत हमें पढ़ना है कि सोवियत संघ जो था उसका विघटन कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, और क्या क्या उसकी विशेषताएं रही, क्या क्या कारण रहे, और उसके विघटन के बाद भी हमने क्या परिणाम देखने को मिलते हैं। ठीक, तो इन सब चीज़ों पे हमें जानना है। तो चलिए बिना लेट किए अब चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम समझ में आ गया आई होप। तो यहाँ पर मैं नेताओं की बात कर रहा था कि सोवियत संघ के कुछ प्रमुख नेता हैं और उनका कार्यकाल यहाँ दिया जा रहा है शुरुआती दौर में, इसलिए क्योंकि नाम है, आगे आएंगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ सबसे पहला नाम है कि व्लादिमीर लेनिन है। इनका जन्म 1870 से 1924 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और ये रूस के बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, यानी कि जो वहाँ पर एक कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत संघ में, यूएसएसआर में, उस यूएसएसआर के क्या थे? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक रहे। और इनका जो कार्यकाल था वहाँ पर, वो कार्यकाल 1917 से
1924 तक था। क्लियर। नंबर 2 देखते हैं, यहाँ पर जो नेता आते हैं कि जोसेफ स्टालिन, इनका जो जन्म होता है वो 1970 माफ़ कीजिएगा 1879 है, और जो इनकी मृत्यु होती है वो 1953 में होती है। ठीक है, लेकिन ये उससे में कार्यकाल का कब तक रहता है सोवियत संघ के अंतर्गत इनका, तो 1924 से लेकर 1953 तक इनका कार्यकाल होता है। क्लियर। तो दो नेता, पहला व्लादिमीर लेनिन और नंबर 2 जोसेफ स्टालिन, यानी कि इनका ये उत्तराधिकारी होते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि और कौन कौन से नेताओं को आपको जानना है। तो यहाँ तीसरा नेता आपको दिखेगा निकिता क्रुश्चेव है, और ये निकिता क्रुश्चेव का जो जन्म होता है 1894 और इनकी मृत्यु 1917 में होती है। ठीक है, सोवियत संघ के राष्ट्रपति ये भी होते हैं, और इनका कार्यकाल कब होता है 1953 से लेकर 1964 के बीच में इनका कार्यकाल होता है। ठीक, इनके उत्तराधिकारी आते हैं निकिता क्रुश्चेव के लियोनिड ब्रेजनेव यहाँ पर 1906 से 1982 तक, यानी कि इनकी जन्म 1906 में होता है और इनकी मृत्यु 1982 यानी 82 में हो जाती है। और ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति, और इनका कार्यकाल 1964 से लेकर 1982 तक, काफ़ी लंबा कार्यकाल इनका रहता है ब्रेजनेव का। ठीक है, उसके बाद हम आगे आते हैं, लास्ट वहाँ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे वो थे मिखाइल गोर्बाचेव। ये इम्पोर्टेंट है, इन सभी राष्ट्रपतियों में अगर बात करें हम महासचिवों में, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो मिखाइल गोर्बाचेव हैं। इनका जन्म 1931 में होता है। ठीक है, अभी भी ये कहीं ना कहीं हैं दुनिया में। उसके बाद सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति रहते हैं, और 1985 से लेकर 1991 तक, जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हो जाता तब तक वहाँ के प्रधानमंत्री कहा जाए कि महासचिव और राष्ट्रपति के तौर पर आसीन थे पद पर। क्लियर। इन सभी नेताओं के कुछ ना कुछ उपलब्धियाँ रही हैं, कुछ ना कुछ विशेषताएँ रही हैं। ठीक है, इन सभी नेताओं को हम डिटेल में बाद में जानेंगे, लेकिन ये नाम एक बार कहीं ना कहीं आएगा आगे, तो इसी वजह से आपको ये क्लियर करा दिया जा रहा है कि कोई परेशानी ना हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट दिखाया जा रहा है कि जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद जो रूस के पहले राष्ट्रपति बनते हैं वो होते हैं बोरिस येल्त्सिन। ठीक, बोरिस येल्त्सिन, इनका भी जन्म 1931 में ही होता है, और रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति होते हैं। यानी कि अभी तक कहीं ना कहीं ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आके बैठ जा रहे थे सत्ता पर, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र के जरिए, ठीक है, जनता के द्वारा एक निर्वाचित राष्ट्रपति आता है, रूस का पहला राष्ट्रपति, और उनका नाम बोरिस येल्त्सिन होता है। और ये 1991 से 1999 तक रहते हैं। ठीक है, यानी कि 1991 तक अपना वहाँ पर कार्यकाल करते हैं, 2 बार वहाँ लगातार ये चुनकर आते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है बर्लिन की दीवार। चैप्टर यहाँ से शुरू होता है आपका बर्लिन की दीवार से। बर्लिन की दीवार को समझते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी खेमे के बीच विभाजन का प्रतीक था। ठीक है, जो भी एक तरह से बर्लिन था यहाँ पर, वो एक तरह से पूर्वी और पश्चिमी, यानी कि जो बर्लिन को 2 भागों में बांट देता था। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। ठीक है, तो इस तरह से एक था आपका पूर्वी और एक था पश्चिमी। तो यहाँ पर पश्चिमी यानी कि जो अमेरिका का समर्थक थे, और पूर्वी यानी कि आपके पश्चिमी यानी कि अमेरिका के समर्थक थे, और आपके पूर्वी थे वो किसके समर्थक थे यहाँ पर, यूएसएसआर के। तो इस प्रकार से जो जर्मनी थी उसको 2 भागों में अलगाता था ये बर्लिन की दीवारें, जो एक पूर्वी था एक पश्चिमी था। अगला देखेंगे तो यूरोप महाद्वीप के जर्मनी देश की राजधानी है बर्लिन। तो एक क्लियर हो जाना चाहिए, जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है। ठीक, और यहीं पर ये दीवार खड़ी की गई थी। बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का प्रतीक है। 1 नंबर में आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई शीत युद्ध का प्रतीक किसे कहा जाता है, तो शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार को कहा जाता है। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं रही थी। विशेषताओं में देखेंगे तो 1961 में बनी थी दीवार, और 9 नवंबर 1989 यानी कि 89 में जनता के द्वारा क्या किया जाता है, इस दीवार को तोड़ दिया जाता है। ठीक, इसके कारण थे बहुत सारे, जो आगे हम समझेंगे क्यों तोड़ा जाता है। नेक्स्ट इसमें बातें कही जा रही है कि ये जो दीवार थी वो लगभग 28 वर्षों तक खड़ी रही, और यह 150 किलोमीटर तक लंबा था लगभग। ठीक है, जो दीवार थी आपकी 150 मीटर तक लंबा थी, और अपने आप में यह 28 वर्षों तक खड़ा रहा, यानी कि 1961 से लेकर 1989 तक। क्लियर। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आते इसमें, 2 नंबर, एक नंबर में आपसे कुछ भी है इसमें से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि सोवियत संघ के जन्म, यानी कि सोवियत संघ का एक तरह से उद्भव कहाँ से होता है, कहाँ से हुए इस विश्व में उसके नाम आते हैं। तो सोवियत संघ के जन्म में देखें तो सोवियत संघ को कई बार यूएसएसआर भी
कहा जाता है। इंग्लिश में अगर देखेंगे तो शॉर्ट में आपको यूएसएसआर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यूएसएसआर का जन्म कैसे होता है, तो 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा रूसी क्रांति के बारे में, ठीक है। तो 1917 में रूसी क्रांति हुई के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ यानी कि यूएसएसआर अस्तित्व में आया। यानी कि इसी के बाद क्या होता है कि यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा एक तरह से आंदोलन होता है, और इसके जो रूसी क्रांति के जो नेतृत्व करता होते हैं वो कौन होते हैं, इसके नायक रूसी क्रांति के व्लादिमीर लेनिन होते हैं, जो ठीक है, जो 1917 से लेकर 1924 तक सोवियत संघ का कार्यभार भी संभाल कर आगे बढ़ाते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं सोवियत संघ का जन्म 1917 के रूसी बोल्शेविक क्रांति के जरिए सामने आते हैं, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारे सामने कि सोवियत प्रणाली। कि सोवियत प्रणाली क्या है, यानी कि सोवियत संघ तो अस्तित्व में आ गया, लेकिन अब किस आधार पर, किस व्यवस्था पे आगे बढ़ेंगे, इनका विकास किस जरिए होगा, तो उस चीज़ को थोड़ा सा हम यहाँ पर समझते हैं। तो सोवियत प्रणाली का मतलब ये है कि सोवियत संघ में समतावादी समाज, ठीक है, के निर्माण के लिए केंद्रीकृत योजना, समतावादी समाज, राज्य के नियंत्रण पर आधारित साम्यवादी दल के द्वारा निर्देशित व्यवस्था सोवियत प्रणाली कहलाया। तो यहाँ समझेंगे कि यहाँ पर 4 आपको शब्द दिख रहे होंगे कि जो सोवियत प्रणाली था, सोवियत प्रणाली में समाज समतावादी समाज रहेगा, यानी कि सभी को समान रूप से आगे लेकर बढ़ने की एक क्षमता एक सरकार की एक बड़ी उपलब्धि रहेगी, और वो एक तरह से आगे सबको लेके चलेगा। नंबर 2 केंद्रीकृत योजना, यानी कि जो भी अधिकतर चीज़ें होंगी वो सब किसके हाथ में होंगी, सिर्फ एक केंद्र के हाथ में सिमट के रह जाएंगी, ठीक। राज्य का नियंत्रण होगा, यानी कि जो भी वहाँ उत्पादन होंगे, जो भी संसाधनें होंगी, जो भी उद्योग होंगे, जो भी फैक्ट्रियाँ होंगी, उन सभी चीज़ों पर यानी A to Z चीज़ों पर क्या होगा, वहाँ पर सुई से लेकर कार तक, बड़ी से छोटी चीज़ों तक पे भी एक तरह से राज्य का नियंत्रण रहेगा। नंबर 4 साम्यवादी दल होगा वहाँ पर, यानी कि एक कम्युनिस्ट पार्टी होगी, और कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा निर्देशित जो व्यवस्था होगा, यानी कि जो संभालने वाले जो वहाँ के नेता होंगे वो किसके नेता होंगे, साम्यवादी पार्टी के, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के, और वो जो निर्देशित करेंगे उसी निर्देश पर जो सोवियत संघ का विकास होगा उसको सोवियत प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो आई होप ये समझ में आ गया हो कि सोवियत प्रणाली किसे कहते हैं। तो सोवियत प्रणाली में 4 चीज़ें हैं, आप बिल्कुल माइंड में डाल लीजिए कि पहला चीज़ है समतावादी एक तरह से समाज होगा या समतामूलक, वहाँ पर समाज का निर्माण करना, केंद्रीकृत योजना रहेगा, यानी कि सब कुछ केंद्र के हाथ में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की एक प्रक्रिया होगी, और राज्य का एक तरह से नियंत्रण, और प्लस में उन सभी चीज़ों को निर्देश करने वाला, उन एक तरह से विकास को डायरेक्शन देने वाला, किस तरह से आगे बढ़ना में, उसके लिए एक पार्टी होगी जिसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी होगा, उसी के नेताओं द्वारा इसको निर्देशित किया जाएगा। इसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है, सोवियत प्रणाली कहा जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे सामने कि सोवियत प्रणाली की विशेषताएं, कि सोवियत, और एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ की सकारात्मक विशेषताएं बताइए अर्थव्यवस्था की, या सोवियत संघ की नकारात्मक विशेषताएं कुछ हो सकती है अर्थव्यवस्था की। तो इस तरह से क्वेश्चन, या सोवियत प्रणाली की कुछ विशेषताएं बता दीजिए। तो क्वेश्चन ये लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, ठीक है, ये कहीं भी आपको दिया जा सकता है। तो इसको बढ़िया समझ लीजिए। अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट में आप अपने डाउट को दीजिए, वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो भी एक तरह से डाउट्स हैं, जो भी एक तरह से समझ में ना आई बात है, उसको मैं क्लियर कर सकूँ, ठीक। और नंबर दे दिया जाएगा, आप उस पर भी मैसेज आप कर सकते हैं, और उससे डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि सोवियत प्रणाली की कौन कौन सी विशेषताएँ रही है। तो सोवियत प्रणाली की विशेषताओं में सबसे पहला कि सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। आपने अगर पहला चैप्टर पढ़ा हो, अगर नहीं देखा आपने, तो वीडियो का जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पूंजीवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था में क्या अंतर है, ठीक है। तो वहाँ पर आप बढ़िया से समझ पाएंगे, और उसको भी देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये देखिए, सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करती थी, क्योंकि पूरे सोवियत संघ वो सोवियत संघ किसका, समाजवाद से प्रेरित था, समाजवाद को लेकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा था, और पूरे विश्व में उसी का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहा था, ठीक है। तो सोवियत संघ समाजवाद से प्रेरित था, इस कारण से कहीं ना कहीं वो पूंजीवादी यानी कि अमेरिका की जो व्यवस्था थी उसका साफ इनकार और उसका विरोध विश्व स्तर पर करता था। क्लियर। नंबर दूसरा हम देखते हैं कि सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। सोवियत जो प्रणाली था वहाँ पर एक नियोजन के जरिए यानी कि एक योजना के तहत, एक प्लानिंग के तहत क्या किया जाता था, कहीं ना कहीं हर एक काम को करने
की एक आदत सी उनकी थी, ठीक है, कि जो भी काम होगा एक नियोजन के जरिए होगा, एक प्लानिंग के जरिए। नियोजन का मतलब प्लानिंग है और या योजना बना के करना, ठीक। तो एक उनकी विशेषता। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। वहाँ पर सिर्फ एक पार्टी थी और उस पार्टी का नाम क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी। और उसकी एक खूबी रही है कि जहाँ पर भी एक तरह से साम्यवादी प्रणाली, समाजवाद प्रणाली रही है, वहाँ पर एक ही पार्टी होता था। जैसे आप चीन का उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। तो चीन से, क्योंकि अभी आप रूबरू इससे हैं, इस वजह से मैं बातें कर रहा हूँ, लेकिन जैसे सोवियत संघ था, उस सोवियत संघ में भी क्या था, सिर्फ एक ही पार्टी होती थी और वो पार्टी था आपका कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक। इसके अलावा कोई और पार्टी वहाँ खड़ा नहीं हो सकता था। अगर खड़ा होने की कोई कोशिश भी करता तो उसको कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के द्वारा उनको कहीं ना कहीं एक तरह से बगल कर दिया जाता, हटा दिया जाता अपने रास्ते से। तो एक उसकी विशेषता है कि एक ही पार्टी का दबदबा और वो कम्युनिस्ट पार्टी। लगभग 70 सालों तक वहाँ पर शासन किया था अंदाजन, ठीक है। आगे बात किया जा रहा कि न्यूनतम जीवन स्तर, जो वहाँ पर एक विशेषताएं थी कि न्यूनतम जीवन स्तर और बेरोजगारी का ना होना, ठीक है। इसमें दो आप पॉइंट कर सकते हैं कि पहला है न्यूनतम जीवन स्तर और दूसरा यहाँ पर बेरोजगारी का ना होना। यानी कि न्यूनतम जीवन स्तर का मतलब यह है कि जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ठीक है, जो ज़रूरतें हैं, जो रोटी कपड़ा मकान, इस सभी चीज़ें सरकार आसानी से लोगों को, हर एक व्यक्तियों को उपलब्ध करवा रही थी, ठीक। तो बहुत एक बड़ी बात थी कि सोवियत संघ, अगर बात करूँ मैं, तो सोवियत संघ सिर्फ एक छोटा सा देश नहीं था, ठीक है। उसमें लगभग 15 गणराज्यों से मिलकर सोवियत संघ बना था और वहाँ पर न्यूनतम जीवन स्तर का होना, सभी लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलना अपने आप में एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि रही है, ठीक है। और इसी कारण से सोवियत संघ अमेरिका के बाद कहीं ना कहीं पूरे विश्व में सबसे ताकतवर माना जाता था और महाशक्तियों की होड़ में भाग रहा था। उसके बाद दूसरा बेरोजगारी ना होना। इससे भी बड़ी बात है कि वहाँ पर बेरोजगारी नहीं थी। बहुत कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी बड़ी कामयाबी थी सोवियत संघ के लिए कि वहाँ पर शुरुआती दौर की जो बातें की जा रही है, ठीक है, वहाँ पर बेरोजगारी ना होना। उन्नत संचार प्रणाली की, जो भी संचार प्रणाली व्यवस्था वहाँ पर था, संचार प्रणाली एक जगह से दूसरे जगह अपनी बातों को कम्युनिकेट कर पाना, ठीक है, आसानी से क्या कर पाते थे, कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरे जगह अपने संवाद कर पाते थे, ठीक है। संचार प्रणाली, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी में भी कहीं ना कहीं काफ़ी आगे थे लोग। नेक्स्ट है मिल्कियत का प्रमुख रूप किसका होता था, राज्य का स्वामित्व। यानी कि जो भी मिल्कियत यानी संपत्ति और उन संपत्ति पे जो प्रमुख रूप से नियंत्रण था, अधिकार था, वो अधिकार किसका होता था, एक तरह से स्वामित्व का मतलब अधिकार। और इस अधिकार का किसका हक था, सिर्फ सरकार का होता था, ठीक है। राज्य का मतलब सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक। नेक्स्ट है कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण। तो यानी कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण का मतलब ये हुआ कि आप जो आपकी क्षमता, उस क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपसे उत्पादन होगा, यानी कि मैं अगर किसान हूँ और कृषि करने का योग्यता रखता हूँ अपने अंदर, तो मैं किसानी कृषि करूँगा, है ना। लेकिन जो भी कृषि से, खेतों से जो भी उपज होगा, जो भी फसलें उगेगी, उन फसलों पर किसान का अधिकार ना होगा, यानी कि मेरा अधिकार ना होगा। वो अधिकार किसका हो जाएगा, किसका नियंत्रण हो जाएगा, वो सरकार का हो जाएगा, राज्य का हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से A to Z हमें सिर्फ क्षमता अनुसार हमें कार्यों का बंटवारा किया गया था। हम अपने क्षमता अनुसार कार्य कर सकते थे, लेकिन जो भी उत्पादन होता था वो सारा का सारा उत्पादन का हक, नियंत्रण किसका होता था, कहीं ना कहीं सरकार का होता था। क्लियर। तो आई होप ये समझ में आ गया हो यहाँ पर जो 6-7 पॉइंट है। अब आइए यहाँ पर हमने दूसरी दुनिया थोड़ा सा जान लेते हैं कि दूसरी दुनिया क्या है। दूसरी दुनिया का अभी तक हमने देखा, कोई पूछता आपसे दूसरी दुनिया, पहली दुनिया, तो पहली दुनिया अमेरिका, दूसरी दुनिया कौन, तो भाई सोवियत संघ, है ना, USSR। तो इतना तो आ गया है समझ में, लेकिन हम चैप्टर का कहीं ना कहीं एक एक बारीकी चीज़ें देखना शुरू किए हमने। सोवियत संघ का अध्ययन कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसको और डिटेल में जानते हैं कि दूसरी दुनिया आखिरकार किसे कहा जाता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा कि पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली के तर्ज पर ढाला गया था। समाजवादी प्रणाली के तर्ज पर ढाला गया था। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। एक इसके पीछे एक कहानी रही है कि भाई जो पूर्वी यूरोप के देश थे, अधिकतर जो देश थे, वो देश क्या थे, कहीं ना कहीं किसी के चुंगल में फंसे हुए थे, किसी के ताकतवर हाथों में फंसे हुए थे, ठीक। और इन्हीं पूर्वी यूरोप के देशों को क्या किया, सोवियत संघ ने आज़ाद करवाया और आज़ाद करवा कर उनसे ये कहा कि भाई हमारी आप व्यवस्था को अपनाइए, हमारी प्रणाली विचारधारा को अपनाइए। और उनकी विचारधारा क्या विचारधारा थी, समाजवादी साम्यवादी, है ना। तो उन्हीं को क्या किया, पूर्वी यूरोप के जो भी देश थे उन सभी देशों को इनने क्या किया, समाजवादी प्रणाली पर अपना कहीं ना कहीं ढाल दिया, उनकी अर्थव्यवस्था क्या कर दी, समाजवाद कर दी। और इन्हीं देशों को क्या कहा जाने लगा, कहीं ना कहीं पूर्वी खेमे के नाम से जाने लगा, समाजवादी खेमे या दूसरा
दुनिया कहा जाने शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया हो कि अगर याद करना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जो भी पूर्वी यूरोप के देश थे वो देश किसी ताकतवर या कहीं कहा जाता है कि फांसीवादी चुंगलों के हाथों में, ठीक है, फंसे हुए थे। और उन्हीं से आज़ाद करवाकर जो सोवियत संघ था उनकी अर्थव्यवस्था को क्या किया, समाजवादी प्रणाली की विचारधारा पर ढाल दिया और उन्हीं देशों को दूसरी दुनिया या समाजवादी खेमे के नाम से जाना जाने लगा। क्लियर? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पहला नेता आ रहे हैं कि जोसेफ स्टालिन और सोवियत गणराज्य के निर्माण में भूमिका, यानी कि जोसेफ स्टालिन की जो सोवियत गणराज्य रही है, सोवियत संघ की जो निर्माण रहे हैं उनमें क्या इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, क्या अदा किया इन्होंने, थोड़ा सा इनको जानते हैं। तो यहाँ देखिए यह लेनिन के उत्तराधिकारी थे। पहला चीज़ यहाँ पर कि ये क्या थे, लेनिन के उत्तराधिकारी थे। बड़ी बात है कि लेनिन यानी कि जो वहाँ पर आपके लेनिन, व्लादिमीर लेनिन जो रूसी क्रांति के नेतृत्व करते थे और जो 1924 से 17 से लेकर 24 तक उनका कार्यकाल रहा था। ठीक, उसके बाद का जो उत्तराधिकारी बनता है उनका, वो कौन बनते हैं, आपके जोसेफ स्टालिन। ठीक, जोसेफ स्टालिन इन्होंने 1924 से 53 तक सोवियत संघ का नेतृत्व किया। ठीक, यहाँ 1924 से लेकर 1953 तक इन्होंने सोवियत संघ का क्या किया, नेतृत्व किया, वहाँ के राष्ट्रपति बने। इन्हीं के कार्यकाल में सोवियत संघ को मजबूत हुआ किया गया, यानी कि कुछ ही समय तक लेनिन ने वहाँ पर कार्यभार संभाला, लेकिन जब वहाँ से स्थितियाँ खराब हुई और वहाँ से फिर एक तरह से मजबूत स्थिति प्रदान करने वाला जो नेता रहा सोवियत संघ को, वो स्टालिन थे। ठीक, उसके बाद आगे बात की जा रही है कि इनके द्वारा किया गया कार्य कौन कौन से इन्होंने प्रमुख कदमें उठाए इन्होंने सोवियत संघ के राष्ट्रपति होते हुए महासचिव के पद पर। तो इन्होंने सबसे पहला काम किया, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। ठीक है, औद्योगिकरण एक विकास का जरिया माना जाता है कि जब तक आप उद्योग को बढ़ावा नहीं देंगे, ठीक है, तब तक आपका विकास संभव नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, उद्योगों को कहीं ना कहीं, फैक्ट्रियों को, इंडस्ट्री को बढ़ावा देना शुरू किया। ठीक, नंबर 2 चीज़ देखा जाए तो खेतों का बलपूर्वक सामूहिकरण किया इन्होंने। कहीं ना कहीं तानाशाही रूप थोड़ा सा भी यहाँ देखने को मिल रहा है कि इन्होंने क्या किया कि खेतों का बलपूर्वक सामूहिकरण, यानी कि पहले पर्टिकुलर हर व्यक्ति अपना अपना खेत करता था, किसानी करता था, ठीक है, अपना अलग अलग अनाज का उत्पादन करते थे, लेकिन यहाँ पर सामूहिकरण किया गया, यानी कि एक ग्रुप बना दी जाती थी और ग्रुप में आप मिलकर क्या करते थे, खेती किया करते थे। ठीक है, तो ये इन्होंने बलपूर्वक किया, यानी कि कहीं ना कहीं ताकत का प्रयोग इन्होंने किया। नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो दूसरे विश्व युद्ध का जीत का श्रेय जाता है इनको। दूसरा जो विश्व युद्ध था उसका श्रेय, क्योंकि 1953 तक रहते हैं और सोवियत दूसरा विश्व युद्ध था वो कब ख़त्म होता है, 1945 में ख़त्म हो जाता है। तो इस समय के जो नेता थे सोवियत संघ के, वो नेता कौन थे, आपके स्टालिन थे, जोसेफ स्टालिन। तो इनका जो श्रेय होता है जीत का इन्हीं के ऊपर जाता है। अगला कदम इनका देखा जाए तो अगला कदम है यहाँ पर 1930 के दशक में। दशक का मतलब होता है 10 वर्ष, ठीक है, 30 के दशक में यहाँ पर जो बातें की जा रही है, भयानक आतंक और पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को कुचलने का आरोप भी इनके ऊपर लगा। यानी कि भयानक आतंक, यानी कि जो इनकी बातों को नहीं मानता था, जो इनकी बातों को स्वीकार नहीं करता था पार्टियों में, ठीक है, तो उन पार्टी के लोगों तक को भी ये कहीं ना कहीं कुचलने का क्षमता अपने पास रखते थे, अपने विरोधियों को कहीं ना कहीं मुँह बंद करवा सकते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनको भी एक तरह से तानाशाही रूप इनका देखने को मिल रहा था और इन्होंने एक मजबूत स्थिति कहीं ना कहीं सोवियत संघ को प्रदान की, जिस भी तरीके से इन्होंने करना शुरू किया था। तो आई होप ये समझ में आ गया हो। इनके कार्य इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कि औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। नंबर 2 हमने देखा था कि एक तरह से खेतों में बलपूर्वक यानी कि ताकत के जरिए सामूहिकरण किया। नंबर 3 देखा हमने कि दूसरा विश्व युद्ध जो था 1939 से लेकर 45 तक चला और उस समय के जो सोवियत संघ के महासचिव राष्ट्रपति थे वो जोसेफ स्टालिन थे। तो जीत का जो श्रेय होता है दूसरे विश्व युद्ध का, क्योंकि मित्र राष्ट्र जीता था और मित्र राष्ट्र में एक सोवियत संघ सदस्य था, तो सोवियत संघ सदस्य था और सोवियत संघ को कहीं ना कहीं एक तरह से श्रेय जाता है जोसेफ स्टालिन को। नंबर 4 कि इन्होंने क्या किया, 1930 के दशक में जो भी इनके विरोधी थे पार्टी के अंदर या जो पार्टी से बाहर भी थे, तो इन्होंने थोड़ा सा अपने एक तरह से अलग रुख अपनाया और अपने विरोधियों को दबाना इन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इनके ऊपर कई सारे ऐसे आरोप लगे थे। नेक्स्ट है कि सोवियत संघ में सुधार के लिए मिखाइल गोर्बाचेव की भूमिका, यानी कि जो सोवियत संघ में जो सुधार होता है उसमें मिखाइल गोर्बाचेव की क्या भूमिका होती है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव कैसे आते हैं। 1 मिनट रुक जाइए।
चलिए, तो यहाँ अगला टॉपिक है हमारे पास सोवियत संघ में सुधार के लिए मिखाइल गोर्बाचेव की भूमिका। यानी कि जो सोवियत संघ था उसमें मिखाइल गोर्बाचेव बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं उसके विघटन में, ठीक है। तो ऐसा आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है, लेकिन इन्होंने काफ़ी सुधार करने के वहाँ प्रयासें किए हैं। और वो कौन कौन से सुधार थे, किस प्रकार से उन्होंने सुधार किए हैं और क्यों असफल रह जाते हैं अपने सुधारों में, इसके बारे में हम कहीं ना कहीं बातें करेंगे। ऐसा माना जाता है कि अगर सोवियत संघ में जो मिखाइल गोर्बाचेव अगर कोई सुधार ना करते हैं, ठीक है, या कोई ऐसा कदम नहीं उठाते, तो क्या सोवियत संघ का विघटन होने से कहीं ना कहीं रुक जाता है। क्लियर। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनके ऊपर काफ़ी आरोप लगे थे कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, या जो भी एक तरह से इनके विरोधी थे उनके द्वारा काफ़ी इनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। तो इसको समझते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने सुधार की प्रक्रिया को अपनाया, क्या भूमिका रहा उनका। तो पश्चिमी देशों के बराबरी के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी में सुधार किया। यानी कि जब ये 90 इनका जो कार्यकाल होता है 80 के दशक में आते हैं, लेकिन वास्तव में 1985 में आते हैं और 1991 तक वहाँ के महासचिव रहते हैं, ठीक है। अब जब ये आते हैं वहाँ पर सोवियत संघ के महासचिव बनकर, राष्ट्रपति बनकर, तो इनको एक चीज़ दिखता है कि जो अमेरिका है, अमेरिका क्या हो चुका है, सोवियत संघ से कई गुना आगे बढ़ चुका है, ठीक है। किस मामले में, प्रौद्योगिकी के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, सूचनाओं के मामले में। यहाँ से अगर पीछा किया तो हमारी कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्थाएँ चरमराएगी और हम जिस स्थिति में भी हैं वो स्थिति और कहीं ना कहीं ख़राब होते चला जाएगा, ठीक। तो इस कारण से इन्होंने कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों की बराबरी के लिए इन्होंने सोचा कि भाई हम अपना सुधार करें प्रौद्योगिकी और सूचना में, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके साथ हम आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप दिया, अर्थात लोकतंत्रीकरण का नीति चलाई। ये बहुत बड़ी सुधार थी, यानी कि वहाँ पर लोकतंत्र नहीं था, एक तरह से तानाशाही रूप देखने को मिलता था। अभी तक जो भी नेता आते थे, ठीक है, कोई भी नेता के खिलाफ बोल नहीं सकता था, कोई भी एक तरह से ये उनके विरोधी नहीं बन सकते थे। लेकिन जो भी विरोधी होता था उसको क्या किया जाता था, कहीं ना कहीं पार्टी के द्वारा उसको दबा दिया जाता था, या उन नेताओं के द्वारा उनको कुचलने का काम कर दिया जाता था, ठीक है। आवाज़ें उनकी बुलंद नहीं हो पाती थी। लेकिन ये पहले नेता थे जिन्होंने क्या किया, लोगों की आवाज़ों को सुना, ठीक है, और वहाँ पर लोकतंत्र की नीति चलाई, जो कि कहीं ना कहीं उसको पेरेस्ट्रोइका के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे हम, होगा हमारे आगे के नोट्स में, तो वहाँ पर या जो भी वीडियो होगा ये देखेंगे। तो उसमें क्या है कि पेरेस्ट्रोइका इन्होंने लाया और पेरेस्ट्रोइका के तहत कहीं ना कहीं लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई, यानी कि जनता के द्वारा आप जनता की बातें सुनी जाएगी। नेक्स्ट है कि सोवियत संघ का विघटन तो हुआ, परंतु तेज़ी से आर्थिक और राजनीतिक सुधार हुए। यानी कि सोवियत संघ का विघटन तो हुआ, परंतु तेज़ी से इन्होंने क्या किया, आर्थिक राजनीतिक सुधार करने के बावजूद वो तेज़ी से उसमें जो विघटन की गति हुई वो काफ़ी तेज़ देखने को मिला। नेक्स्ट है कि जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिला और वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुरानी रंगत वाले शासन में जाना एक तरह से नहीं जाना चाहते थे। यानी कि जब सोवियत संघ के मिखाइल गोर्बाचेव आते तो उससे पहले मैंने एक बात कही कि उनको आवाज़ें थी या जो भी एक तरह से चीज़ें थी, स्वतंत्रताएँ थी, उनसे छीन ली जाती थी। यानी कि आप वहाँ पर स्वतंत्र होकर बात भी नहीं कर सकते थे, सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ें नहीं उठा सकते थे, और यहाँ तक कि सरकार क्या काम कर रही है क्या नहीं कर रही है उन सब की सूचनाएं भी आपको नहीं मिलती थी, ठीक। लेकिन ये ऐसे नेता हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं उसमें छूट दिया, कुछ ढीलापन किया, और इस ढीलापन के कारण लोगों को एक तरह से स्वाद मिलने लगा उस स्वतंत्रता की, उस आज़ादी की। और इस आज़ादी के बाद उन्होंने स्वाद चखने के बाद क्या किया कि जो पुरानी स्थितियाँ थी उसमें जाने से एकदम से इनकार कर जाते हैं, और जो कहीं ना कहीं गोर्बाचेव का ही विरोध करना शुरू कर देते हैं कि भाई जो आप सुधार कर रहे हैं वो सुधार क्या होना चाहिए, तेज़ गति से कीजिए, इस धीमे गति से हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है, बल्कि और इससे तेज़ गति हो। क्लियर। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। उसके बाद आगे देखते हैं कि आगे और इसके बारे में क्या बताया जा रहा कि पहला कि अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर इन्होंने रोक लगाया। यानी कि इनको, क्योंकि एक सबसे बड़ा कारण था कि जो सोवियत संघ था हमेशा अमेरिका को टक्कर देता था, लेकिन एक तरह से हथियारें भी इनके पास बहुत ज़्यादा उपलब्ध थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये पीछे छूटते चला जा रहा था। तो इनको समझ में आया और उन्होंने क्या किया, जो भी संसाधन हथियारों पे लग रहे थे उन संसाधनों पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी की, और हथियारों की जो एक होड़ लगी जा रही थी, ठीक है, यानी कि हथियार में हथियार खड़े किए जा रहे थे, उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा पाबंदी देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सेना इन्होंने बुलाया। यानी कि जो अफगानिस्तान होता है वहाँ लियोनिड ब्रेजनेव के द्वारा क्या किया था, कहीं ना कहीं अपनी सेना भेज दी जाती है, अफगान जिसे संकट कहा जाता है, और इस चैप्टर में वो न्यू ऐड हुआ है, उसको डिटेल में पढ़ना हमें, जो हम बात करेंगे अगले या जो भी हमारा वीडियो होगा उस पार्ट में बात करेंगे, जिससे कि अफगान संकट किससे कहते हैं उसमें डिटेल में।
तो जो लियोनिड ब्रेजनेव थे उन्होंने क्या किया था, भेजा था, और इनको बुलाने का काम किसने किया, मिखाइल गोर्बाचेव करते हैं, वहाँ से अपनी सेना को बुला लेते हैं, ठीक, जिससे वो देश आज़ाद होते हैं। शीत युद्ध समाप्त किया, इनको जो श्रेय जाता है कि भाई शीत युद्ध समाप्त करने का इन्हीं को श्रेय जाता है। और जर्मनी का एकीकरण, यानी कि जो जर्मनी था आपका वो दो भागों में बटा हुआ था, एक था आपका पूर्वी भाग और दूसरा था आपका पश्चिमी भाग, ठीक है। पूर्वी और पश्चिमी भागों में बटा हुआ था, इधर अमेरिका का था और इधर सोवियत संघ का था। तो ये जो दीवार खड़ी थी, यानी जो इनके बीच में एक तरह से दरार पैदा था, या दरार क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं अपने आप में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। पूरा जर्मनी इस टाइप से एक हो जाते हैं, क्लियर। उसके बाद शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक सुधार किए और लोकतांत्रिकरण को अपनाया। उन्होंने पुनर्रचना यानी कि पेरेस्ट्रोइका, और आगे बात करें तो खुलापन, ठीक है। यहाँ पर उस डिटेल में बातें की जा रही है कि पेरेस्ट्रोइका और खुलापन किस तरह से लाते हैं। तो यहाँ पर पेरेस्ट्रोइका और खुलापन, गोर्बाचेव ने दो प्रमुख सुधार किए थे जब वहाँ के महासचिव बने। तो वहाँ पर लोकतांत्रिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हर चीज़ों में उन्होंने क्या किया, कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में सुधार पर बल दिया, ठीक है। और उसके लिए दो सुधार प्रमुख, पहला था आपका पेरेस्ट्रोइका, और उसका मतलब होता है हिंदी में शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो पुनर्रचना या पुनर्गठन, यानी कि किसी भी चीज़ का दोबारा से एक तरह से गठन करना, फिर से दोबारा से बनाना, खड़ा करना। दूसरा इन्होंने सुधार किया कि आर्थिक सुधार भी लागू किए, जिसमें खुलापन यानी कि ग्लासोनोस्त, ग्लासोनोस्त का शाब्दिक जो अर्थ है, उस शाब्दिक अर्थ क्या कहलाता है, खुलापन, यानी कि लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा आज़ादी मिला और लोग अब क्या सरकार के बारे में जान सकते थे, सरकार क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या अगला कदम होगा सरकार की, इन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं जोर दिया गया और एक अनिवार्य बना दिया गया, ठीक है, कि जो भी सरकार का कार्य होगा वो लोगों तक, जनता तक, सोवियत संघ की जनता तक क्या किया जाए, सही समय पर ठीक ठीक सूचनाएं अखबारों के जरिए हो सकता है, या उनके पार्टी के जो लोग थे, जो नेता थे, जो जनसंपर्क लोगों से जुड़े हुए थे, उनके द्वारा उन तक सूचनाएं दी जाए, क्लियर। पेरेस्ट्रोइका में सबसे बड़ी सुधार ये थी कि उन्होंने लोकतंत्र की बातें की, चुनाव प्रणाली में बातें की, चुनाव प्रणाली जो भी वहाँ पर चली आ रही थी उसमें सुधार किया जाए। उसके साथ साथ वहाँ पर जो लोग हैं उनमें एक तरह से जो भी बड़े अब सरकार ने जो निर्णय लेगी वो जनता के द्वारा ही लिया जाएगा और वो जनता की राय से अब वहाँ पर कोई काम किया जाएगा, ठीक। तो ये बहुत बड़ी सुधार थी और उनके एक तरह से कहीं ना कहीं जब जनता की आवाज़ें उठी तो जिस तरह से पहले दबा दिया जाता था, ये सरकार उनको दबाने का काम नहीं की, यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव उसको नहीं दबा पाए, ठीक है, जिसका उनका विरोध होता है तेज गति से सुधार करने के लिए, और आखिरकार असफल रह पाते उस तेज गति से सुधार ना करने में। और इस कारण से इनके ऊपर कई आरोप ऐसे लगते हैं कि सोवियत संघ के विघटन में सबसे जो बड़ा योगदान रहा है वो योगदान किसका रहा है, मिखाइल गोर्बाचेव का रहा है। क्लियर, आई होप यहाँ तक आपको इस समझ में आ गया हो। तो आगे बढ़ते हैं, ये आज का लास्ट टॉपिक हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो भी आगे होगा, और इम्पोर्टेंट अगला वीडियो होने वाला है, क्योंकि अगले वीडियो में आपको सोवियत संघ के विघटन के कारण आपको पढ़ने को मिलेंगे, विघटन के परिणाम हम देखेंगे, ठीक है, जो दोनों टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक। तो ज़रूर उसको देखिएगा और जल्द से जल्द उसको ही वीडियो में एक दो दिन में लाऊंगा। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट है कि सोवियत संघ के समाप्ति की घोषणा, ठीक है, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा यहाँ पर कैसे होती है। तो 1991 आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, CIS, ठीक है, जो नीचे यहाँ पर दिख रहा है CIS क्या है, और इसका पूर्ण रूप आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। तो समझते हैं इसको कि 1991 में बोरिस येल्त्सिन हमने किसके बारे में पढ़ा था कि ये रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति के तौर पर आए थे, ठीक है, जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। तो देखिए 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने तथा रूस, यूक्रेन, बेलारूस, तीन प्रमुख राष्ट्रों ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। यानी किसके नेतृत्व में, कब, तो बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में 1991 में इन्होंने तीन राष्ट्र पूर्वी यूरोप के देशों के साथ साथ रूस, बेलारूस और यूक्रेन आते हैं, और इन तीनों ने मिलकर क्या किया, सोवियत संघ से जो भी इनकी संधि पहले हुई थी उन संधियों की समाप्ति और सोवियत संघ का विघटन कहीं ना कहीं की घोषणा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर और वो अलग होने की बातें करते हुए CIS का गठन करते हैं, यानी कि CIS का मतलब होता है हिंदी में इसका पूरा नाम है स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, अगर इंग्लिश में देखें तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट। याद कर लीजिए, लिख लीजिए कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट इसका इंग्लिश में मीनिंग है, यानी कि इसका फुल फॉर्म है। और हिंदी में देखें तो हिंदी में यहाँ दिख रहा होगा आपको स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल,
क्लियर, तो याद कर लीजिएगा पूरा नाम इसका। बना और 15 नए देशों का उदय होता है, यानी कि सभी देश इसके तहत अपने आप को अलग करना शुरू कर देते हैं और एक अलग देशों का निर्माण हो जाता है। क्लियर, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, जो भी टॉपिक इसमें बातें की गई आपको समझ में आया। जो भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पर आपको मैं आपकी हो सके तो हर चीज़ों का जवाब दे सकूँ, और व्हाट्सअप नंबर दे दिया जाएगा, आप वहाँ भी आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और पहली बार चैनल पे आएँ तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके और मैं आपकी किसी न किसी तरह से सहायता कर सकूं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।